बोलना तो नहीं बोलेंगे उस दिन की तरह, पीछे से नहीं बोलेंगे उस दिन की तरह, पीछे से नहीं बोलेंगे उस दिन की तरह। चले जाइए। MBA चाय, एक मिनट, MBA चाय वाले ने क्या किया? सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए चाय बेचा और मसाला निकाल के बेचा। कैसा मसाला? चाय मसाला जाइए 40 रुपए में बना के दे देगा आपको रोड पे, हैं? वही मसाला को ब्रांडिंग करके बेच रहा है 10 लाख 5 लाख में। यही रोजगार है। अगर आप रोजगार की ही बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल मैं भी देना चाहूंगी सर। मुंबई की सबसे फेमस चाय है नागौरी चाय। दिल्ली में कई जगह मिलती है, हर जगह मिलती है, आपके आगे पर मुंबई से ज्यादा कहीं नहीं। एक्चुअल में ये बिजनेस है। सुनिए भाई साहब, पर बेरोजगारी तो एक मुद्दा है ना। अरे ये बेरोजगारी तो एक मिनट मैं किया, अभी बेरोजगारी चल रही है टॉपिक, विपक्षियों के पास कुछ नहीं है। मैं कहाँ लेके आया? आज के पहले आपने 2014 के पहले आपने यूनिकॉर्न का शब्द नहीं सुना होगा। 2014 के बाद में यूनिकॉर्न कितने हमारे पास में अभी कितने कंपनी यूनिकॉर्न है? जहां तक मेरा डाटा था 108 कंपनी थे, जिसका वैल्यूएशन 8500 करोड़ या कुछ था। क्या जो 100 करोड़ का वैल्यूएशन का 8,000 करोड़ का जो वैल्यूएशन होता है वो यूनिकॉर्न होता है, 100 करोड़ का नहीं होता है। और यूनिकॉर्न कंपनी के अंदर तो ये ओयो कंपनी आई है, टेक ग्रुप आई है और फिजिक्स वाला, ऐसे करके कई कंपनियां जो यूनिकॉर्न कंपनियां बनी है। इसमें मोदी जी का क्या योगदान है वो तो बताओ। और इसको बढ़ावा किसने दिया? इसको बढ़ावा किसने दिया? डिजिटल इंडिया का बढ़ावा किसने दिया? यूपीआई और ये सब पीछे दिन हमने तो कहा था कि एक ठेला वाला यूज करेगा क्या? यूपीआई तो पूरी दुनिया में चल रहा है, मोदी जी ने। भाई पूरी दुनिया में मोदी ने फैलाया है यूपीआई। अमेरिका में भी मोदी ने फैलाया है भाई, सिंगापुर में अभी लेटेस्ट हुआ है, यूरोप में। भाई अब सुनो, बात बताते हैं। अंध विरोधी लगभग 10 भाई एक मिनट, लगभग 10 देशों ने, भैया सुन लो यार, बोल रहे हो तो सुनने की भी क्षमता रखो। लगभग 10 देशों ने मोदी जी से रिक्वेस्ट करा है, भैया हमारे वहाँ भी यूपीआई सिस्टम लगा दो, हमें भी चलाना है। और ये सुनिए, यही दिल्ली है, एक मिनट भैया, यही दिल्ली है, सुनो भैया, कल शाम को मैं पैसा निकालने गया इसी दिल्ली में, तो कह रहा है भाई चेक करने के 10 रुपए लगेंगे। मैंने कहा पता नहीं मेरे खाते में पैसा आया नहीं आया, कह रहा चेक करने के 10 रुपए लगेंगे। अगर यूपीआई होता है तो आप कितने पैसे देते हो? यूपीआई होता है, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, भारत के किसी कोने में चले जाओ, आप यूपीआई कर सकते हो। वो कैश लेके जाते थे, लूट जाता था। सिर्फ मोदी से ये क्या, इसमें मोदी जी के क्या मांगता है? शुरू हुआ है तो क्या यूपीआई की इतनी तारीफ कर रहे हैं, वाकई काबिले तारीफ है यूपीआई जैसी स्कीम, पर अब साइबर क्राइम बढ़ चुका है। साइबर क्राइम, साइबर ठगी हो रही है यूपीआई के थ्रू। मैम हो रही है, देखिए सब मेजर्स आएंगे, जैसे अभी जैसे वो भी बेरोजगार है। कौन? इनके हिसाब से वो भी बेरोजगार है, तभी तो कर रहे हैं। हाँ तो ठगी है तो बेरोजगार है, तभी तो ठगी कर रहा है। आप कह रहे हैं बेरोजगारी है भैया? बेरोजगारी है। आज के टाइम पे एप्पल का फोन, जो कि अगर आप मैक्सिमम शुरुआत करें 14-15 70-80 हजार से आता है, 70-80 हजार से आता है। यदि इतनी ही बेरोजगारी है, मैं दे दूं डाटा, CMI का डाटा है 9% बेरोजगारी की दर है, जो 57 सालों में सबसे ज्यादा है, ठीक है। और यूथ सुसाइड रेट 3.1% है अभी, 3.1% है डिस्ट्रिक्ट का। मैं दिखा दूंगा। अरे सुन तो नहीं तो दो अपनी बारे में। यूथ सुसाइड रेट बढ़ा है, आपको पता है क्या? यूथ सुसाइड रेट बढ़ा है, ठीक है। हर एक घंटे में 2 जो युवक है वो सुसाइड कर रहे हैं। न्यूज़पेपर में आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया में आप पढ़ लेना, ठीक है। और जो है बेरोजगारी इस तरीके से फैली हुई है, आप ये देखो कि और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपने नोटबंदी करके पूरी जो है उसकी इकोनॉमी की कमर तोड़ दी, जिससे आज तक हम उभर नहीं पाए हैं। GST आपको लागू करना नहीं आया, ये करके सारी आपने अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दिया और बेरोजगारी इस सीमा पर है। 11वें से 5वें पर आ गए। अच्छा, उसमें पर कैपिटा इनकम क्यों नहीं बढ़ा फिर? क्या पर कैपिटा कितनी बढ़ी है? आबादी बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश से हम नीचे आ गए। पर कैपिटा इनकम में हम बांग्लादेश से नीचे आ गए, वो नहीं दिख रहा। अरे भाई अमीर हुए हैं, अमीर कौन हुए? बड़े बड़े उद्योगपति अमीर हुए। आम आदमी के जेब में पैसा आया क्या? पूछ लो आप, किसी की जेब में पैसा आया? 2014 आम आदमी की जेब में पैसा नहीं आया, ऐसा भैया का कहना है। अब यहाँ इतने लोग रखे हैं, यहाँ इतने लोग खड़े हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं, आपकी जेब में पैसा आया है भैया? कौन चीज का? 10 सालों में जेब में पैसा आया है? नहीं आया। आपकी जेब में आया है? नहीं। आपकी जेब में नहीं। काम क्या करते हैं? अब ये बताइए, काम क्या करते हैं? काम हम लोग अपना काम क्या करते हैं? ऑनलाइन का काम करते हैं। ऑनलाइन काम करते हैं। आप क्या करते हैं? मशीन चलाते हैं। मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। मेहंदी आर्टिस्ट हैं। आपकी जेब में 10 साल में पैसा आया है भैया? नहीं, इसको से भी नहीं आया था, वेले कम दे। काम क्या करते हैं? कुछ नहीं, वेले हैं। बेरोजगार है। अब बताइए। पर कैपिटा इनकम नहीं है, ये सिर्फ जो पैसा बढ़ा है वो अमीरों और गरीबों के बीच की खाई, अमीरों और गरीबों की जो खाई है वो बढ़ी है। अमीर और अमीर हुआ है, गरीब और गरीब हुआ है। पूरी आम जनता जो है त्रस्त है, जिसमें ना जॉब है, ना इकोनॉमी है, ना बिजनेस। आपने मध्यम लघु उद्योगों की कमर तोड़ के रख दी। आपने जो है NPA इतना बढ़ा हुआ है, उनको लोन नहीं मिल रहा। सारी इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त कर दी मोदी जी ने अपने उसके लिए। अच्छा, इनका कहना यह है कि गरीब हो गया, अमीर हो गया और बीच में मिडिल क्लास जो था वो और ज्यादा पिस
गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हुआ है, और जो खाई है उनकी अमीर और गरीब की और बढ़ी है। अमीर आदमी और अंबानी अडानी 75वें स्थान से पहले पे आ गया, अंबानी का और धन बढ़ गया, सब लोग अमीर हुए हैं, गरीब आदमी गरीब हुआ है। पर कैपिटा इनकम हमारी बांग्लादेश से भी नीचे आई है। मेरा एक सवाल है भैया, आप कह रहे हैं रिलायंस, जियो, अंबानी, इन सबका बिजनेस बड़ा है। रिलायंस और जियो ने कितने लोगों को काम दिया है? काम दिया होगा पर फिर लूटा है, लूटा है। रिलायंस, जियो, अंबानी, अडानी, टाटा ने अंग्रेजों की मैम सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएशन हुआ है, सबसे ज़्यादा। और अगर इनको अगर डाटा पता नहीं है तो मोदी जी के गुजरात के भरूच की एक वीडियो आई थी, एक जॉब निकली थी, उसके सिक्योरिटी गार्ड की पता नहीं किसकी थी, उसके लिए इतने हजारों लोग गए थे, एक नौकरी के लिए हजारों लोगों की भीड़ लगी थी, रेलिंग पे से गिर गए थे बेचारे कहीं तो दबके मर गए थे। अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो और आई थी, एयर होस्टेस की वैकेंसी निकली थी, वहाँ भीड़ आ गई थी। बेरोजगारी का आलम। मैम बेरोजगारी देखिए मैम, आज अगर आप सोचेंगे कि सरकार अगर सबको नौकरी दे दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती है। 0.7% प्राइवेट नौकरी सरकार मैम सुनिए, 0.7% अर्थव्यवस्था का ऐसा निर्माण करो कि प्राइवेट जॉब्स उत्पन्न होए, वो उत्पन्न नहीं हो रही। 0.7% लोग ही हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं इंडिया में। आज से ये हमेशा का डाटा है, आज सबको प्राइवेट नौकरी। मैडम एक बात बताओ, भैया ने इतना डेटा गिनाया, सब कुछ गिनाया, मैं मानता हूँ, ठीक है। ये बताइए कि जो इंडस्ट्री की मांग आज ये कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री की मांग इनको 1900 सुनिए, ये नहीं कर सकते जो लोग थे उनको 60 में, 70 में, 80 में, 90 में, 2000 में करना चाहिए था। बात सुन लो पहले भैया, पहले बात सुनो फिर काउंटर करना। हमसे बात चाइना आज़ाद हुआ है, ठीक है, आज दूसरे नंबर पे है। जिस देश में लोगों को नौकर बनाने की पैरेलल प्रक्रिया 60 साल तक चलेगी, उस देश में लोग सोचेंगे कि रोजगार मिलेगा। भैया सब नौकरी मांग रहे हैं तो रोजगार देगा कौन? और सुनो भैया, एक मिनट सुनो, आप जितनी कंपनियों कह रहे हो ना कि इनका डेटा बढ़ा, पैसा बढ़ा है, इन्होंने ये करा है, उन कंपनियों का पहले ऑफिशियल डेटा उठा के देखो कि जो कंपनी उन्होंने खोला है उसमें कितना रोजगार मिला है, कितना नहीं मिला है। और दूसरी बात, एक बात बताता हूँ, आपने कहा ना बेरोजगारी है, भैया आप काम करते हो ना, मेरी बात मानो, 1 लाख रुपए बचा लो आप 1 साल में, ठीक है। एक ठेला लगवाओ, 2 बंदों को, बात सुनो पहले बात सुनना, फिर उसके बाद जवाब देना। आप 2 बंदों को रखोगे, 30,000 में दोनों बंदे हो जाएंगे, एक को 18, एक को 12 सैलरी देनी पड़ती है, ठीक है। बात सुनो, आप अपनी कंपनी में जॉब कर रहे हो, बंदा तुम्हारा चलाएगा, आपकी पर मंथ कम से कम 30 से 40 हज़ार इनकम बढ़ जाएगी। देखो ये होता है बिजनेस, जब नौकर पैदा करोगे तो नौकर ही मिलेंगे। आपने ये ना, इसके लिए आपने क्या लाए थे, मुद्रा योजना लाए थे ना, कि आप जो है वो लो। मुद्रा योजना आने के बाद जो है एनपीए कितना बढ़ गया गवर्नमेंट बैंकों में, पता है? आप इनमें से कोई भी अगर मुद्रा लोन लेकर दिखा दे, आज बैंक लोन नहीं दे रहा। बढ़िया, जब तक आपकी ऊंची पहुंच ना हो ना, आपको बैंक लोन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जो है एनपीए इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जो आपने इकोनॉमी की कमर तोड़ी है, वो रीपे नहीं कर पा रहे हैं लोन। मेरा आपसे सवाल ये है, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, तो एक नहीं, मेरा पहले सवाल सुन लीजिए, देश को आज़ाद हुए जो 75 साल हो चुके हैं, तो विकास की बात, बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात 75 सालों से क्यों चल रही है? 2014 में जब तक हम थे तो माननीय मनमोहन सिंह जी के सरकार में देश काफी तरक्की कर रहा था। इतनी हालत खराब नहीं थी जितनी हालत खराब मोदी जी के आने के बाद हुई है। बेरोजगारी जो है ना 57 साल में सबसे ज्यादा है आज, पहले नहीं थी। 57। मनमोहन सिंह जी ने, उनका कहना अभी उन्होंने बोला, मनमोहन सिंह जी ने बहुत काम किया है देश। हाँ, बहुत काम किया, बिल्कुल किया। इतना काम किया कि मैडम 10वें नंबर से 11वें नंबर पर अर्थव्यवस्था। न्यूक्लियर डील करी। कांग्रेस के टाइम में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ, कोल स्कैम, जीजाजी स्कैम, इनके समय भी हो रहा है। कहाँ स्कैम हो रहा है भाई? एक स्कैम का बता दो ना। व्यापम घोटाला हो रखा है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में भाई ये प्रेजेंट सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, व्यापम घोटाले की मैं बात कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। ये घोटाले में सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर दो। एक स्कैम नहीं हुआ है आज तक एक स्कैम नहीं हुआ है। 2014 के बाद अगर भाई धक्का मत कर भाई। सॉरी इलेक्टोरल, आप बता दीजिए 2014 के बाद से अब तक के घोटाले। पीएम केयर फंड की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर जो पैसा है उसके ऊपर बात नहीं है। रफाल अच्छी चीज है, रफाल डील, एक्चुअल में आपके पास डाटा तो है। रफाल डील है, ठीक है। पीएम के नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला है, नोटबंदी सबसे बड़ा। भाई ये कम है क्या? 3-4 घोटाले जो ये मैम फालतू बात है। राफेल में जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी डील ऐसी नहीं हुई कि जिसमें घोटाला नजर आए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये चीज। अरे वो सब उस टाइम पे जो ये फैसला, आज से पहले बीजेपी इल्जाम लगाती थी कि न्यूक्लियर डील में घोटाला हुआ, अब कांग्रेस इल्जाम लगाती है
है कि राफेल डील में घोटाला सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तो कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट तो दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तो ए राजा को भी क्लीन चिट दे दिया। वैसे तो ए राजा और कनीमुजी जिनका नाम आता था पहले घोटाले में, उनको भी क्लीन चिट दे दिया सुप्रीम बेल कोर्ट पे ने। बाहर हैं। नहीं बेल सुप्रीम पे बाहर हैं। वो केस क्लियर हो चुका है। बेल पे बाहर है। नहीं है, भाई नहीं है। तुम्हारे बोल देने से नहीं हो जाते। तुम देखो यार, तुम चेक कर लो। आप बताओ कहाँ से देखा आपने? और ये पीएम केयर फंड की पीएम केयर फंड की अकाउंटेबिलिटी का बताओ। पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है? आप उस पर आरटीआई लगाओ, आपको जवाब नहीं मिलेगा। भाई क्यों जवाब नहीं दे रहे हो आप? लाना इन्होंने आरटीआई दाखिल करा। आपने हाँ, हमने आरटीआई दाखिल करा। हमारे वहाँ पे लोगों ने करा। अरे इस टाइम पे जेब में लेके थोड़ी घूम रहा हूँ। आरटीआई हमने दाखिल करा। किसी का इनके पास में डाटा नहीं है। क्यों नहीं है? इनके पास में कोई डाटा नहीं है, बस हवा में बात करनी है। पीएम केयर फंड का घोटाला हुआ था। पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ है? मैडम बात सुन लो इधर। पीएम केयर फंड मैं बताता हूँ, सुनो। आरोप लगाने के लिए अच्छा एक चीज कहूँगा, वो प्रशांत भूषण भैया सुनिए, भैया कह रहे हैं पीएम केयर फंड में घोटाला हुआ, इन्होंने आरटीआई लगाई, कोई जवाब नहीं आया। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब भैया वो आरटीआई के बाहर है तो जवाब कहाँ से आएगा? आरटीआई के बाहर वो क्यों नहीं? आम जनता पे अधिकार होना चाहिए। इमरजेंसी फंड है भैया। क्यों तो अकाउंटेबिलिटी नहीं दोगे? कहाँ? अरे भैया इमरजेंसी फंड है। क्या बात है यार, एक इमरजेंसी, हर चीज पे इमरजेंसी का टैग लगा दो और बोल दो आप उसके पे अकाउंटेबिलिटी। अच्छा भैया ने अभी 3-4 घोटाले गिनवाए बीजेपी के, व्यापम घोटाला, राफेल डील में घोटाला और पीएम केयर फंड, इन सब पे नोटबंदी घोटाला है। नोटबंदी भी घोटाला बता। अच्छा एक मैं इस पे जवाब दूंगा। व्यापम घोटाला कब से शुरू है? कब से शुरू? व्यापम घोटाला तो मध्य प्रदेश में 2000 से शुरू है। 24 साल हो गए, जिसमें उस टाइम पे तो किसकी सरकार थी? ये कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद 16-17 सालों से बीजेपी की सरकार है। इस दौरान 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही। स्टेट का घोटाला है सर, स्टेट का। अरे भाई रुक जाओ यार, ठीक है, मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रुक जाओ यार, ठीक है। 2014 से 2024 तक मोदी की सरकार रही, सही है ना? 2004 से 2014 कांग्रेस रही है। उस दौरान भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है, वहाँ से पलटी नहीं है, सही है। उसके बाद 2014 से ऑनवर्ड 2024 आ गया, मोदी की सरकार चल रही है बीजेपी की सेंटर में, और वहाँ पे 1.5 साल के लिए कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? उन्होंने क्या एक्शन लिया था अपने टाइम पे? व्यापम घोटाले पे कोई एक्शन लिया? चलिए, अरे रुक जाइए भैया, भाई उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला। कोई एक्शन लिया? पूरी बात, कोई एक्शन लिया? नहीं लिया ना। चलिए, अगर मैं एक स्टेट का सीएम हूँ और आरोप लगाया जा रहा है कि आपने घोटाला किया, मुझे 1.5 साल सरकार बनाने का मौका मिला, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ, ठीक है। मैंने उस घोटाले पे बात कर, जांच किया, कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, मैंने बात तक नहीं करी, यहाँ तक कि वो फाइल के बारे में पूछा तक नहीं, तो इसके बारे में क्या कहा जाए? मैं कहता हूँ ना भाई साहब, एक बात बताओ, केजरीवाल भी चिल्ला के कहता था कि शीला दीक्षित को मैं जेल भेजूंगा, राहुल गांधी को जेल भेजूंगा, सबको भेजूंगा, वो खुद जेल में चला गया। तो ये जो जितने लोग कहते हैं सरकार भ्रष्टाचारी है, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं एक तर्क दे रहा हूँ इन्हें कि जो पावर में होते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सच्ची जांच करोगे, सही जांच करोगे। और ये जो घोटाला तो हुआ है, व्यापम घोटाला किस चीज़ का घोटाला है? एडमिशन का और उसका घोटाला है, जो प्लेसमेंट हो रही है जॉब की, सरकारी नौकरियों की, उसमें जो घोटाला है उसका घोटाला है, वो तो हुआ है ना। ये तो हो गया। घोटाले के बारे में ही नहीं पता है, ये केवल इस बात को इंगित करने की बात हुई है कि वहाँ छात्रों के एडमिशन में धांधली हुई है, ठीक है। तो पहले घोटाला क्या हुआ, घोटाले को समझ लीजिए, ठीक है। अब बात आती है कि भैया मैं आरोप लगा रहा हूँ, मुझे सत्ता मिली है, तो क्या मेरे पास इतना भी राइट नहीं है कि मैं एक बारी जांच कर लूँ? तो जांच राहुल गांधी पे क्यों नहीं करी, सोनिया गांधी पे क्यों नहीं करी, जिनको चिल्ला के कहते थे? हाँ बोलो। राहुल गांधी ने अपना खुद एफिडेविट दिया हुआ है कि मेरे ऊपर पास्को एक्ट दर्ज है, मुकदमा चल रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे उनके ऊपर जो है नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है, जमानत पे घूम रहे हैं। अरे नहीं जा पाए वो, 10 सालों को जेल में भैया रुक जाइए, जमानत मिली है भाई सारे नेशनल हेराल्ड, रुक जाइए भैया, मोदी सरनेम पे उनको रुक जाइए। मोदी सरनेम पे कुछ नहीं है, मोदी तुम्हें कुछ नहीं है भाई, धक्का ऐसे मत दो, मेरे को भी आता है, मैंने 3-4 बार बोल दिया आपको। पता कुछ नहीं, पता कुछ नहीं है, ठीक है, पता कुछ नहीं है, बात है जो मर्जी करवा लो। नहीं, एक मिनट, इन्होंने एक चीज का अरे मैडम आप फिर कहोगे धक्का, जरा देखो बीच में तो मत बोलो भाई सुनो। इन्होंने कहा राहुल गांधी जेल, आपने कहा राहुल गांधी बेल में, राहुल गांधी किस केस में बेल पे है ये बताओ ना। उन पे तो भ्रष्टाचार, आपने 10 सालों से उस पे केस चल रहा है, आपने अभी तक कोई निर्णय क्यों नहीं लिया? 10 साल से आपकी सरकार है, प्लस आपने उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा? मैं ये कह रहा हूँ। मैडम एक चीज बताओ, एक स्टेट का जो 2 करोड़ की आबादी है और कट्टर ईमानदार इंसान है,
वो जेल गया है तो पूरे देश की विपक्षी पार्टियां हल्ला कर रही हैं। तो जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसके सबसे मुख्य नेता जेल जाएंगे तो ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? अरे भैया बोलने में। अच्छा ये तो हो गई व्यापम घोटाले की बात भैया, ये तो हो गई। नहीं सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, ये तो हो गई व्यापम घोटाले की बात। अब राफेल डील की बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला उसमें भी घोटाला, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है। वो बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है राफेल डील पे। देखिए ऐसा है कि जब भी कोई घोटाला होता है, ठीक है, राफेल डील हुई, डील हो गई, हमारे हथियार लेने थे वो इंडिया में आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं, ठीक है। राहुल गांधी जी ने 2 आरोप लगाए थे, ठीक है। पहला आरोप ये लगाया था जिसके ऊपर जांच हो रही थी, वो आरोप ये नहीं था कि राफेल डील में घोटाला हुआ है, वो डसोल्ट को लेकर था। रुक जाइए, वो घोटाला ये था कि जो द असॉल्ट के साथ भारत सरकार का एग्रीमेंट हुआ है, इसमें इन्होंने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया है। बात ध्यान से सुनिएगा, जो घोटाला हुआ था उस पर कोई बात नहीं कर रही। ये घोटाला होता है कि भैया ये राफेल जो फाइटर प्लेन है इसकी कीमत 25 रुपए है, मोदी गवर्नमेंट ने इसको 30 रुपए में खरीद लिया। इस पे अगर बात होती, इसकी कोई जांच की इंक्वायरी करी जाती तो बात समझ में आ जाती कि भैया चलो ठीक है। लेकिन यहाँ ये हो रहा है कि आप जहाज 25 रुपए में तो एक मिनट रुक जाओ यार, 25 रुपए में खरीद के ले आ रहे हो, बात तो सही है, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे परेशानी ये है कि तुम जहाज खरीद के ले आ रहे हो, जहाज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी वो ये बनाएंगे, इसलिए मुझे आपत्ति है। नहीं भाई एक बात बताओ, वो प्रशांत भूषण जिसको आप उठाए घूमते थे 2014 से पहले कि भाई बहुत अच्छा आंदोलन कर रहा है, अन्ना हजारे के साथ है ये वो, उस प्रशांत भूषण ने ये केस डाला हुआ है। प्रशांत भूषण ने ये केस डाला हुआ है। ऐसा दूसरी सुनिए, उन्होंने ट्वीट को पिन कर रखा था बहुत टाइम तक तो कि 500 करोड़ का जो रफाल था वो 1500 करोड़ में खरीदा। एक तो ये बात। दूसरी बात, जिसने कागज का जहाज तक नहीं बनाया था अनिल अंबानी, जो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया था, उसको आपने पता ही नहीं है, एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में बोला क्या था। पूरी बात पहले फैक्ट से कर लेना ठीक है। फैक्ट देखो, पीएम केयर फंड पे कोई जवाब नहीं आया कि आरटीआई जा रहे हैं, आज तक भी उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इस पे मेरे को जवाब दे दो, मैं मान जाऊंगा। अब व्यापम पे मैंने बता दिया घोटाला चल रहा है, आप कह रहे हो कि इसकी जांच कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं की? कम से कम आपने ये तो माना कि इसमें घोटाला हो रहा है। तीसरी बात आप कर रहे हैं, तीसरी मैं भी मानता हूँ, रफाल तीसरा मानते हो रफाल का। रफाल में मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रशांत भूषण, एक मिनट भाई, प्रशांत भूषण ने ये, इतना समय नहीं है हमारे पास भी, इतना समय नहीं है। आखिरी बात सुनो, उस अनिल अंबानी को क्यों आपने ठेका दिया जिसने कागज का जहाज तक नहीं बनाया? इसका जवाब दे दो। अब रुक जाइए, अब पहले आ जाते हैं प्रशांत भूषण वाले केस पे, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्रशांत भूषण कौन थे आपको मालूम है? आपके साथ थे पहले? भाई साहब को नहीं पता होगा, इनको मैं याद दिला दूं। सोनिया गांधी की यूपीए सरकार के 9 वित्त सलाहकारों में सबसे महत्वपूर्ण पद पे थे प्रशांत भूषण, पहली बात ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात, राफेल विमान खरीदने का सारा प्रोसेस और वीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला जो था, अगस्ता वेस्टलैंड, ये दोनों काम किया था ए के एंटनी जी ने। समझ गए बात को? ये कब हुआ था? 2010-2012 में। उस टाइम उस मसौदे से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट जो थे वो प्रशांत भूषण के पास भी थे, ए के एंटनी के पास भी थे, ठीक है। तो जो प्रशांत भूषण आरोप लगा रहे हैं वो खुद प्रशांत भूषण उस डील में इंक्लूडेड थे। और ध्यान रखिएगा, अभी तो जांच चल रही है। अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम जो है, इसमें इटली की अदालत ने, हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया हुआ है कि भैया इसमें भारत के एक महत्वपूर्ण परिवार जो कि उस समय सत्ता में भागीदार थी और 2 लोगों के नाम आए हुए हैं। उसका एक आरोपी है जिसका नाम है मिशेल क्रिश्चियन, वो आज भी जेल में बंद है यहीं दिल्ली के। उसने ऋषि सुनक को लेटर लिखा था कि आप इसलिए मेरी रिहाई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि अगर आप मेरी रिहाई के बारे में बात करेंगे तो आपके ससुर का शेयर जो कि नारायण मूर्ति से उनकी लड़की की शादी हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और आपकी प्रॉपर्टी 0 हो जाएगी। तो भैया जिन लोगों ने एग्रीमेंट, एक मिनट रुक जाओ यार, जिन लोगों ने एग्रीमेंट किया, जिन लोगों को उसकी क्या बोलते हैं घोटाले की जानकारी हो गई, जिनके भैया जब तुम उस एग्रीमेंट में को जानने वाले थे, पढ़ने वाले थे, तुम्हारे पास प्रूफ थे, तुम विदिन 2 मिनट कोर्ट में पहुंचे क्यों नहीं लेके भैया हमारी बात इस पे हुई थी ये। अब आता हूँ अनिल अंबानी वाले मुद्दे पे, रुक जाइए। अनिल अंबानी ही नहीं, भारत में हथियार रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक शर्त रखी गई थी कि जिस कंपनी के पास जो अपना कैपिटल इतना इन्वेस्ट करेगी उससे भारत में युद्ध निर्माण के क्षेत्र में होने वाले कंपनियों को बेनिफिशियरी किया जाएगा। उसमें 40 कंपनियों को दिया गया है, ना कि केवल अनिल अंबानी, उसमें टाटा को भी मिला, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज भी है, उसमें अंबानी भी है, उसमें एचएयू अलग, सारी कंपनियां भारत की इन्वॉल्व है। भैया उन्होंने कुछ परमानेंट फीस रखी थी जो जमा करेगा उसके अधीन आएगा। रुक जाओ भैया, रुक जाओ, अभी नहीं पता तुमको।
इसको बोलते हैं कोटा परमिट। मेरे देश में किसी चीज़ की इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो उसके रिलेटेड जो भी होगा मैं अपने देश के लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, पार्टनरशिप को ढूंढ के ले आऊँगा, विदेशों से उनका कोलैबोरेशन करवाऊँगा और मेरे देश में इंडस्ट्री ग्रोथ होगी। अब भाई ने पढ़ा नहीं जिंदगी में कुछ। मैं उत्तर दे देता हूँ ना। प्रशांत भूषण को ये कह रहे थे कि ये कांग्रेस के मुख्य सलाहकार थे। भाई प्रशांत भूषण तो 2011 में अन्ना आंदोलन में कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो वो कांग्रेस के सलाहकार थे। आपने कहा एक मिनट एक सेकंड एक आगे रुक जाओ भैया, कांग्रेस पार्टी के संस्थापकों के नाम बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी के आप ये पता अच्छा ठीक है, आम आदमी पार्टी, सॉरी, आम आदमी पार्टी के संस्थापकों के नाम बताइए। आम आदमी पार्टी के संस्थापक तो जो भी थे उससे मुद्दा वो आप रफाल पे बात करो यार। मैं रफाल भैया एक मिनट पहले मेरा एक मिनट इतना दोगलापन मत दिखाओ यार। मैं जो मेरी बात पूरी तो होने दो। प्रशांत भूषण तो खुद जो है कांग्रेस, एक मिनट भाई, कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो और ये कह रहे कि वो मुख्य सलाहकार थे, कांग्रेस के आर्थिक सलाहकार थे। ठीक है, फिर तो और अच्छी बात है, फिर तो और अच्छी बात है। अगर वो सलाहकार थे तो इनको तो और ज्यादा जानकारी होगी ना घोटाले की। और फिर उन्होंने तो, और सबसे बड़ा आरोप तो उन्होंने ही लगाया है कि भाई आपने 3 गुना प्राइस में भेजा। और फिर दूसरी बात ये जो मुकेश अंबानी कह रहे हैं उनमें क्या काबिलियत ऐसी देखी आपने कि उन्होंने कागज का जहाज भी नहीं बनाया और उन्होंने आपको HAL को मौका नहीं दिया। आपने HAL को नहीं दिया, आपने अनिल अंबानी को ठेका क्यों दिया? HAL उस डील में शामिल थे। अरे भैया अरे रुक जाओ यार, नहीं पता था भाई साहब ने वो क्या यार, कुछ सुन लिया करो, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लिया करो, जान लिया करो। 40 कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। 1 मिनट भैया, आपकी बात काट रहा हूँ, 1 मिनट बस। यही HAL है जो 40 साल तक एक प्रोजेक्ट को लेके बैठा था। 40 साल तक भाई, इस हिसाब से देश चलेगा? हाँ भैया, आपको पता है मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं बता सकता। भैया सुनो, इनके जितना जानकारी मेरे को नहीं है। 1000-1200 रुपए का शेयर हुआ करता था, आज 5500 रुपए का शेयर है। किसने का घाटा? मतलब भाई मैं बोल रहा हूँ, HAL डाटा उठा के देखो ना भाई। भाई सुनो भाई, देखो मैं एक बात बताता हूँ, कतरी करनी तुम्हें कुछ नहीं पता है। आप बताइए, कुछ नहीं पता। अब क्या बात, किस बात पे? भाई साहब तुम बात बोल रहे हो। अब घूम फिर के राफेल हो गया, बाकी जितने घोटाले थे आपने बता दिए। एक मिनट, ये सारे घोटालों की बात हो गई। अब वापस आ जाते हैं आज पे। हाँ, नेम प्लेट की बात चल रही थी, आप घुमा फिरा के राफेल और सालों पुराने घोटालों पर ले गए। वापस आ जाते हैं। भैया देखो, ये कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है भैया, है ये नहीं है भैया। अगर ये हिंदू के लिए भी वो सेम है, मुसलमान के लिए भी सेम है भैया। आप अपनी दुकान का नाम कुछ भी रखिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप अगर मालिक हैं, दुकान के मालिक का नाम लिख दीजिए। ये गाड़ी में भी लागू होता है, दुकान पे भी लागू होता है, रेस्टोरेंट पे लागू होता है, ट्रक व्हीकल पे लागू होता है, हर चीज पे लागू होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक सवाल है आपसे, आप बात कर रहे हैं कि जातिवाद में बांट रहे हैं, धर्म में बांट रहे हैं, जातिवाद और धर्म दोनों में बांट रहे हैं, यही बात हो रही है। गाड़ियों के पीछे स्टिकर लगाए जाते हैं जाट, ब्राह्मण, तब जातिवाद नहीं होता। गाड़ियों के पीछे यदि जय श्री राम का स्टिकर लगता है तो कई ऐसी गाड़ियां भी है जिसमें अल्लाह जो वर्ड है उसका स्टिकर जी 786 इन सब तब धर्म की राजनीति नहीं। वो जो करते हैं वो अपनी सर्वसम्मति से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं। ये सरकारी फरमान है। आपको जो है जब सरकार बोलती है, सुनिए मेरी बात, जब सरकार बोलती है कि ना हिंदू जय श्री राम या हिंदू ऐसे स्टिकर लगाएंगे, ना मुसलमान। मैं जय श्री राम लगाऊंगा, पर ये गलत है ना। आप नाम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पर दुकान पे नहीं। एक बात बताओ, अल शिफा अल करीम 2 कंपनियां हैं, मैंने बताया। फिर आप घूम फिर के सुनो ना, मेरी बात सुनो, मेरी पूरी बात सुनो ना, पूरी बात सुनो। पीछे से नहीं बोलेंगे उस दिन की तरह, पीछे से नहीं बोलेंगे उस दिन की तरह, चले जाइए।